अच्छा बताइएगा कि ENT में मोस्टली गले के मसले आते हैं, नाक का मसला आता है या कान का मसाइल से लोग दो चार रहते हैं? हमें तीनों जो है रीजन्स इसके जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनके मसाइल कान के भी होते हैं, नाक के भी होते हैं और गला के भी होते हैं और मिक्स मैच होता है। ओपीडीज में जो है बाज़ औक़ात सीजन के हवाले से थोड़ी सी चेंज आ जाती है, जैसे सीजन अगर चेंज हो रहा है तो जुकाम के पेशेंट और इस तरह की चीज आ जाती है। बारिशों में जो है कान के मसाइल बाज़ औक़ात ज्यादा आ जाते हैं। बारिशों में कान के मसाइल समटाइम्स लाइक इचिंग, फंगस डेवलप कर जाता है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर कानों में खारिश और फिर जो है कान में फंगस का बन जाना, उल्ली जिसे हम कहते हैं लग जाना, और फिर और बीमारियां भी। वैसे पूरा साल तकरीबन डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते रहते हैं। लेकिन कान में जो फंगस लग जाती है उसको कैसे एहतियात कैसी करनी चाहिए उसकी? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आप कॉटन बड से साफ कर लेते हैं या पिन से साफ कर लेते हैं, तो एहतियात क्या है और इलाज क्या है? अच्छा, एहतियात ये है कि हम बीमारी को होने ही ना दें, और इलाज ये है कि बीमारी होगी तो उसको अब हमने कैसे डील करना है। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इवन कि जब हम अपने भी हल्कों में कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ते हैं या जब हम स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम पे भी जो सारा जोर दिया जाता है वो प्रिवेंशन का दिया जाता है, क्योंकि वंस डिजीज हो गई है तो फिर तो उसको मैनेज करना समटाइम नहीं मैनेज होती, समटाइम कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो फिर बात आगे चल जाती है। अगर हम उसे होने ना दें तो दैट्स बेस्ट। तो कानों में जो फंगस है इसे रोकने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, ये आता है ज्यादातर मिडिल एज मैन, वैमन और उसके बाद के लोगों में जिनमें डायबिटीज होती है या किसी भी किस्म की कुव्वत मुदाफत की कमी होती है। तो हम डायबिटिक्स को ये कहते हैं कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, इस चीज से वो बच सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कान में कोई चीज ना मारे। मोस्ट ऑफ द टाइम ईयरबड्स लोग यूज कर लेते हैं कोई ऐसी चीज जो कि सरफेस पे पड़ी होती है, जैसे कि चाबी है, और उसके साथ फिर ये फंगस का हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो हमें इससे बचना है कि कान में कोई चीज नहीं मार रही है। अच्छा, चक्कर आने की एक बड़ी वजह कानों की खराबी भी हो सकती है? बल्कि सबसे बड़ी वजह कानों की खराबी ही होती है, चक्कर आने की वजह। कान के तीन हिस्से हैं, बाहर वाला, दरमियान वाला और अंदरूनी हिस्सा। कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वो दो काम करता है। एक काम जो है वो उसका है समात का और दूसरा है बैलेंस का। तो अगर किसी वजह से बैलेंस का ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाए तो फिर चक्कर आते हैं। अच्छा, यानी कि लोग ये भी करते हैं कि जिनको चक्कर आते हैं वो सीधा ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं? बिल्कुल ठीक करते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं। जो चक्कर आने का जो पेशेंट है वो ज्यादातर दिमाग के डॉक्टर के पास, कान गला के डॉक्टर के पास, समटाइम साइकेट्रिस्ट के पास, फिजिशियन के पास ये प्रेजेंट कर रहा होता है। इवन कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैदा जिगर के डॉक्टर के पास भी जा रहा था। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। मैं इस चीज का बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज, कोई इस सिम्टम को, अलामत को समझता है और उसके मुताबिक उसे गाइडलाइंस के थ्रू मैनेज करता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। चक्करों का पेशेंट जब भी किसी भी स्पेशलिटी में आता है तो कुछ मोटी मोटी चीजों का काम जो है उसके जिम्मे होता है फिजिशियन के। तो वो देखता है क्या है कि ये चक्कर है या कि चक्कर नहीं कुछ और है, लाइक लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस तो नहीं। अगर वो ट्रूली चक्कर ही है तो फिर उसको देखा जाता है कि ये कान गला से रिलेटेड हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, आई के किसी मसले से रिलेटेड हैं, मैदा जिगर के किसी मसले से रिलेटेड हैं, एंड वेरी रेयरली साइकेट्रिक इलनेस भी समटाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स दे देती है। अच्छा, कानों में बिला वजह शोर आना या ऐसे लगना है कि कुछ दबी दबी सी आवाज आ रही है? शोर आना डिफरेंट है, दबी आवाज आना डिफरेंट है। दबी आवाज तो हम इसको भी कह सकते हैं कोई आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है लेकिन उसकी आवाज आपको कंप्लीटली नहीं आ रही है, जरा घुट के आ रही है। तो इट मीन्स कि किसी न किसी तरह का हीरिंग लॉस आ रहा है। अब वो हीरिंग लॉस पॉसिबिलिटी के कान के बाहर वाले हिस्से में किसी मैल की वजह से हो, फंगस की वजह से हो, या कान के दरमियानी हिस्से में किसी मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से हो, जैसे कान के दरमियानी हिस्से में पानी आ जाता है। बाज़ औक़ात कान के दरमियानी हिस्से में एक चेन होती है बोन्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ औक़ात पर्दे में प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर इस तरह कान का अंदरूनी हिस्सा भी कान में दबी हुई आवाज की तरफ आपको ले जा सकता है। जो कानों में शोर आना ये एक बहुत वास्ट एंटिटी है, इसे हम टिनाइटस कहते हैं। यूजुअली कानों में घंटियों की आवाज आना या साए साए टिक टिक या प्रेशर की सीटी की आवाज आना। अच्छा, ऐसे नॉर्मली ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी होता है? बिल्कुल, टिनाइटस वन ऑफ द वास्ट कंप्लेंट्स। ये अगेन अगर मैं इसमें आपको कहूँ तो ये 4 स्पेशलिटीज में ये लोग फॉल करते हैं, कान गला, ब्रेन, और इसके अलावा जिसे हम जो है वास्कुलर डिजीजेज कहते हैं, या कि जो खून के बहाव, जो हमारे शरियानों में खून का बहाव है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए। एंड फिर इसके अलावा साइकेट्रिक इलनेस में भी कान का शोर आता है जी, कुछ मेडिसिन की वजह से भी आता है। तो कान का शोर जो है ये वन ऑफ द
वन ऑफ दो सिम्टम्स है जिनको मैनेज करना समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा हैंड फ्री यूज़ करते हैं या एयरबड्स लगाते हैं या फिर हेडफोन्स लगाते हैं, जी जी, तो उनके कान किस तरह से मुतासिर होते हैं? देखिए कोई भी अननेचुरल चीज जो है वो हमेशा अपना इफेक्ट रखती है। तो कानों में अगर तो कोई यूज कर रहा है अपने काम की नॉइज से ईयर प्लग्स यूज कर रहा है, तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि वो एक्सटर्नल टाइप यूज करे। जो डीप इन जाते हैं उनका फिर उसकी अपनी केयर है। इनके हेडफोन जो है वो तो बाहर ही है, वो तो अंदर नहीं जा सकता। जो जिसे हम एक्सटर्नल टाइप कहते हैं, एक आते हैं जो डीप इन ईयर हैं, जो कि आप कानों के अंदर लगा लेते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर आती हैं उससे रिलेटेड, लेकिन वो भी डिपेंड करती है कि आपका यूजेज क्या है पर डे। अगर कोई इसे 5-10 मिनट के लिए यूज करता है, कॉल अटेंड करने के लिए यूज करता है, तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर एक इंसान है जिसका ड्यूटी या जॉब इस तरह की है या कि वो एंटरटेनमेंट के लिए उसे 7-8 घंटे यूज करता है, तो देन वहाँ उसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, समात के मसाइल भी आते हैं, लोकल कान की इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इन्फेक्शन वगैरह। और फिर उनकी केयर है कि अगर आपने डीप इन नहीं यूज करने तो फिर आप उसको उनका केस लें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन बेहतर यह है कि एक्सटर्नल टाइप ईयर्स जो है हेडफोन्स जो कि बाहर कान के हिस्से पे लग जाते हैं, उसका भी जाहिर सी बात है नुकसान है, लेकिन इतना नहीं। अच्छा, जो घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं कान दर्द के लिए, जैसे गरम तेल जो है वो लहसुन डाल दिया, इस तरह के टोटके, तो वो क्या कारआमद रहते हैं या ऐसे टोटकों को नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारे अपनी प्रैक्टिस में हमने मैक्सिमम यही देखा है कि जो कान में तेल जब डाला जाता है गर्म करके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको बर्न कर जाता है या कि केमिकल वहां पे प्रॉब्लम करता है। लहसुन लोग डाल लेते हैं, ठीक है। उसका एक्चुअली एक तरीका कार है, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी थी, ओल्ड जो है पुराने लोग ये करते थे। लेकिन अगेन इसके लिए आपको कुछ चीजों का पता होना जरूरी है कि आया कि कान में मैल ही है। बेसिकली मैल नरम करने के लिए यूज किया जाता था। अगर कान में सिर्फ मैल ही है तो वो लोग इसको गर्म करते थे तेल के साथ, लहसुन या प्याज को, लेकिन उसे पड़ा रहने देते थे कि वो ठंडा हो जाए। अभी कई दफा हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो गरम गरम उनके कान में वो तेल डला होता है और फिर वो सारी सोजिश और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन में भी तेल जो है वो डाला जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ वैक्स में यूज किया जाता था पास्ट में भी, अब तो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन पास्ट में जो लोग यूज करते थे, क्योंकि जैसे आप पूछते हैं मल्टीपल जगहों पे मेरे से भी ये क्वेश्चन किया जाता था पॉडकास्ट में या इधर उधर, तो फिर मैंने इसको पढ़ा है, ये हमारी बुक्स में नहीं है। और पुराने लोगों से पूछने पे इस चीज का तयन हुआ है कि वो लोग भी पहले कान को देखते थे लाइट से, किसी भी जरिए से, और उन्हें मैल अगर मिलती थी तो वो ये काम करते थे।